अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इकॉनमी के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इतनी उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जो कि हमारे जो एक नॉन टेक्निकल जिसने इकॉनमी या इकोनॉमिक्स में कोई डिग्री नहीं की है उसे उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जिनका बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल है, जो इंजीनियरिंग से पढ़ के आए हैं या जिनके मेडिकल है, उनके लिए ये टर्म समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज के लेक्चर में ट्राई करूँगा कि वो सारी टर्म्स जो हैं आपको आसान से आसान तरीके से करके दिखाऊं, आपको वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी समझ आएँ और उनकी कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो आपको समझ आ जाएँ। और इस तरह करके उन उन सारी कम्प्लेक्सिटीज़ के थ्रू हम पाकिस्तान के मसाइल पे जो है वो बात करेंगे। लेकिन इस बात में मैं 2 मिनट की ब्रेक लूँगा। सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन के लिए। मैं जो है वो मेरे पीछे ज़रा दफ्तर में काफ़ी हलचल हो गई थी। मैंने कहा आपको थोड़ी सी ब्रेक देता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। हम जो है मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ठीक हो गया। जी सर। सबसे पहले मैं आज जो है वो आपको बता देता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? 2-3 यस बता। सर। जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। आज जो है मेरा जो लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हमेशा की तरह से पहले इंट्रोडक्शन जो है उसमें मैं आपको ट्राई करूँगा कि पहले समझाऊँ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड इंडिकेटर्स। ये टर्म्स और इंडिकेटर्स जब तक आपको ठीक तरह से समझ नहीं आएंगे तब तक जो है वो हम अपना लेक्चर जो है वो सही तरह प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको मेरी बातें अक्सर नहीं समझ आ रही होंगी। अच्छा, इस तरह करें, ये अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होती है तो काइंडली जो लॉबी में है उसको खुद ही आप एंटर किए रखें, वरना मैं डिस्टर्ब होता रहूँगा। ठीक हो गया? सर ठीक। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करूँगा मैं, आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको सिचुएशनल एनालिसिस दूंगा पाकिस्तान की इकॉनमी का, कुछ इंडिकेटर्स बताऊँगा आपको।
उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे सम इकोनॉमिक सम इश्यूज ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। और सिर्फ हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने लेक्चर को डिवाइड, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा और आपने सब्र करना है मेरे साथ क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है। उस जो इश्यूज़ में जो है फिर वो हर हम इशू को सेपरेटली डील करेंगे। हम पाकिस्तान का स्टैगनेट एक्सपोर्ट्स पे बात करेंगे, उनके मसाइल देखेंगे। हम देखेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी को, उसके मसाइल देखेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ट्राई करेंगे कि उसके मसले मसाइल देखें, उसमें क्या हल निकाला जा सकता है। और फिर हम इन्फ्लेशन के इशू पे बात करेंगे। और इन्हीं के साथ ही मैं ट्राई करता जाऊंगा कि सब में जो है वो वे फॉरवर्ड भी बताता जाऊं ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक हो गया? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में एक टर्म जो है वो सबसे जो आसान और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ होती है वो होती है जी, वो होती है जी ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जितनी चीज़ें दुनिया को बेच रहे हैं और जितनी चीज़ें दुनिया से ख़रीद रहे हैं उनमें जो फ़र्क है उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं। जनरली जो है वो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम है। और उनका जो डिफरेंस होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक हो गया? सेकंड जो हम इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि हम जितने हमारे कोई करेंसी जैसे कि डॉलर है जिसमें दुनिया की ट्रेड होती है, वो उस करेंसी में के कितना अमाउंट जो है वो हमारे कंट्री में आ रही है और कितनी अमाउंट बाहर जा रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। कैसे? इनफ्लोज कौन कौन से होते हैं हमारी इकॉनमी में? इनफ्लोज होंगे वो अर्निंग्स जो हम एक्सपोर्ट्स बेच के डॉलर्स कमाएंगे, वो पैसे जो हमारे बाहर हमारे साथी हमारे फेलो कंट्रीमैन जो हैं वो बाहर रहते हैं और वहाँ से अपने रिश्तेदारों को यहाँ पैसे भेजते हैं, उन्हें रिमिटेंसेस कहते हैं। इसे अफरात ज़र कहते हैं उर्दू में। और उसके अलावा जो है वो इन्वेस्टमेंट आती है जैसे किसी पैक के थ्रू थी। ये हमारी इकॉनमी में डॉलर्स का इनफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो क्या होता है? आउटफ्लो होता है जनरली ज़्यादातर आपकी एक्सपोर्ट का, सॉरी इंपोर्ट्स का। जब आप किसी से कोई चीज़ ख़रीदेंगे किसी बाहर के मुल्क से, उसको आप डॉलर में पेमेंट करेंगे, डॉलर्स आपके कंट्री से बाहर जा रहे होंगे। किसी को कोई चीज़ बेचेंगे, वहाँ से कोई आपको रिमिटेंसेस भेजेगा या इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इसका मतलब ये है कि डॉलर्स जो हैं वो आपके कंट्री के अंदर आ रहे हैं। ठीक हो गया? और ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो डॉलर्स का होता है, जो इंटरनेशनल करेंसी है, इनका जो डिफरेंस होता है उससे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। एक्सपोर्ट्स प्लस रिमिटेंसेस, ये सारा लिखने की बजाय मैं इसको कह देता हूँ कि आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज इक्वल टू करंट अकाउंट डेफिसिट। इसे जो है वो कैड CAD
CB लिखा जाता है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होता है, फिर ये पाकिस्तान की किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करता है, ये हम इस पे आगे बात करेंगे। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है वो है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल की जो टर्म है वो आपको पता है कि जनरली मॉनेटरी टर्म्स में पैसों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे फिस्कल ईयर है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जो है उसके लिए जुलाई से लेकर अगले जून तक के दौरान जितने भी ट्रांसैक्शन, जितने भी कारोबार, जो भी कुछ चीज़ वो कलेक्ट करेगी पैसों की या डॉलर्स की शक्ल में, या कोई चीज़ देगी, तो उस सारे का जो अमल दखल चल रहा होता है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। वो फिस्कल ईयर होता है, 1 साल होता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके पास रेवेन्यूज़ कितने हैं और एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे कलेक्ट करती है ताकि वो उसको खर्च कर सके। वो पैसे किन किन सोर्सेज से कलेक्ट करती है, वो कौन से हैं? वो टैक्स हैं, वो टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट मेजर जो गवर्नमेंट का जो पैसे कमाने का ज़रिया वो टैक्सेस हैं। दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं, कंपनीज जो हैं, जैसे कि OGDCL है, जैसे कि ये क्या है, ये स्टेट बैंक का क्या है, स्टेट ऑयल, PIA सर। PIA हो गया। रेल मैं वो लेना चाह रहा था नाम, जो हमें पैसा कमा के दे रही हैं उनका नहीं लेके देना चाह रहा था, जो पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। PIA को हमें देने पड़ रहे हैं, रेलवेज़ को हमें देने पड़ PSO रहे है हैं, सर। PSO। इस तरह OGDCL है, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अब भी जो हैं हमें पैसे कमा के दे रही हैं। इसी तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हमें पैसे देना पड़ते हैं, जिनका जो है वो जो हम पैसे गवर्नमेंट टैक्सेस के ज़रिए कलेक्ट करती है, वो पैसे उन पे खर्च हो जाते हैं, बहुत सारा उनका हिस्सा। तो उनमें जो है वो आपको पता है, रेलवेज़ हैं, वापडा है, जो और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये वगैरह। ये हो गया हमारे रेवेन्यूज़। एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपको गवर्नमेंट के अखराजात क्या होते हैं, उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग करना होती है, ये हेल्थ और जितने भी आप हेल्थ, एजुकेशन, जितने भी गवर्नमेंट अखराजात करती है, वो पब्लिक स्पेंडिंग के अलावा फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देना होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को। ये उनके एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो जितना रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस होगा, डेफिसिट कहेंगे। जितनी गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, अगर उससे ज़्यादा खर्च कर रही होगी तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। और जब ज़्यादा खर्च कर रही होगी तो वो पैसे कहाँ से पूरे करेगी, उसे लेना पड़ेगा। और ये थी जी फिस्कल डेफिसिट। इसके अलावा जो है एक दो टर्म और हैं, लेकिन अगर आपको इस स्टेज पे समझ आ जाए तो उतना है। प्रोटेक्शनरी पॉलिसी, ये क्या होता है? इसका मतलब ये, जब जब आप अक्सर सुनते होंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया, उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, उसने बॉन्ड्स फ्लोट कर दिए, उसने बॉन्ड्स फ्लोट करना बंद कर दिए। इस तरह की जो टर्म्स यूज़ होती हैं, या इस तरह की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनका पर्पस जो होता है वो एक्सटेंशनरी, कंट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होती हैं। क्या होती हैं वो? जब भी गवर्नमेंट ने ग्रोथ अचीव करना होती है तो वो ट्राई करता है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो मनी की सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन वो ज़्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए। उससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो ज़्यादा खर्च करेंगे,
स्पेंड ज़्यादा करेंगे और उससे क्या होगा, ग्रोथ आएगी। ये कैसे होता है? जब भी ये इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर किसी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगर 8% रखा है और इसके मतलब मुकाबले में अगर 14% रखा है, जो कि एक टाइम पे 14 भी रहा है, इसका क्या मतलब है कि कोई जो बंदा है वो कुछ बारो करेगा, कुछ भी मनी बैंक से लेगा, उस पर वो 14% इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब ये कि वो कम पैसे, उसके पास कम इंसेंटिव है पैसे लेने का, मार्केट में लेके आने का, इन्वेस्टमेंट करने का, एक्सपेंड करने का, बजाय फिर ये अगर 14% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पॉलिसी को, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। और अगर 8% है, जैसा कि अभी कोविड के टाइम में था, गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे जैसे कोविड जो है वो उसके इकोनॉमी के इफेक्ट ज़्यादा होते गए, गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करती गई। इंटरेस्ट रेट कम, गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक फिगर इंटरेस्ट रेट को, जो इसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, थोड़ी और मुश्किल टर्म आपके लिए हो जाएगी लेकिन कोशिश करें इसको ऑब्जॉर्व करें। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उसके वो जो है वो डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट क्या होगा। और वो इंटरेस्ट रेट जो है उस पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे फिर आपकी इकॉनमी डिपेंड कर रही होती है। इंटरेस्ट रेट अगर आपका कम होगा, इसका मतलब ये है कि लोगों को मनी बारो करके मार्केट में लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे कम गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा पैसे बारो करेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, मोर मनी, मोर ग्रोथ, मोर कंजप्शन। और मोर ग्रोथ, मोर कंजप्शन का हमेशा मतलब होता है कि मोर इन्फ्लेशन। ये भी टर्म आप समझ लें। इन्फ्लेशन के साथ कैसे लिंक्ड है ये? इन्फ्लेशन होती है कि जब भी आपकी मार्केट में जो है वो मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ करेंसी, पैसे ज़्यादा होंगे, एक ख़ास अमाउंट ऑफ कोई भी जो प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उससे क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो मतलब आपकी इकॉनमी में अगर पैसे ज़्यादा हैं और उसकी वजह से जो है वो उसका इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ता है। और जनरली जो है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को वो बैलेंस रखती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो वो ट्राई करती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, उसे कंट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं। अगर जो इन्फ्लेशन है वो कम है, उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उसको ग्रोथ देनी है अपनी इकॉनमी को, वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है। उसके बाद जी कुछ एक दो और टर्म्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको बता दूँ ताकि उसके बाद आपके लिए आसान हो जाए चीज़ों को समझना। जीडीपी की टर्म आप सबको पता होगी, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जीडीपी जितने भी एक साल के अंदर आपके मुल्क में प्रोडक्ट, जो कोई चीज़ बन रही है, जो कोई भी सर्विसेज बन रही हैं, तो उनका जो एक कमुलेटिव अमाउंट होती है उसको जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी जो है वो दो टर्म्स में होती है, वो एक एब्सोल्यूट टर्म्स में होती है, वो मैं आगे सिचुएशनल एनालिसिस में आपको बताता हूँ, और दूसरी जो है वो जीडीपी रेट परसेंटेज में होती है। दूसरा एक टर्म आपको समझानी है, वो जीडीपी पर कैपिटा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है एक बंदा कितने 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 जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने डॉलर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक आपकी इकॉनमी, आपके लोग कितने खुशहाल हैं, उसको उसको पोर्ट्रे करने के लिए ये एक इंडिकेटर यूज़ होता है। और ये पाकिस्तान की 1260 में आगे बात करूँगा इस पर। उसके अलावा डेट टू जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका जितना कर्जा है आपने मुल्क ने लिया हुआ है, आपके कंट्री ने जितना कर्जा लिया हुआ है, कर्जा, और जितना आपकी जीडीपी एब्सोल्यूट टर्म्स में जितनी उसकी वैल्यू है, उनकी जो रेशो होती है उसको जो है वो डेट टू जीडीपी रेशो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो हमारा जो है डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ना अराउंड 87.6% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जीडीपी हमारा जो था 2020 में 299 बिलियन यूएस डॉलर था और कर्जा जो है वो अराउंड 250 टू 60 बिलियन यूएस डॉलर। हमारी इकॉनमी के 87 पर जितना हम एक साल में कमा रहे हैं उसका जो है 87% के करीब जो है वो हमारे पे पहले से ही कर्जा चढ़ा हुआ। तो इसे जो है वो कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशो। ये था जी इम्पोर्टेंट टर्म्स। होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपके तो जल्दी से बता दें ताकि मैं ये इनकी डेफिनेशन के हवाले से चीज़ें इधर से ही एड्रेस कर लें, उसके बाद हम आगे बाद में करते हैं। इंटरेस्ट रेट नहीं समझ आया। और सर आप ये कह रहे थे कि मनी की सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी कंजप्शन होगी और इन्फ्लेशन का बढ़ेगी, लेकिन हमेशा मनी की सर्कुलेशन से तो गुर्बत कम नहीं होती है। जितना ज़्यादा लोग स्पेंड करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी गुर्बत कम होती है क्योंकि मनी सर्कुलेट कर। गुर्बत इन्फ्लेशन का मतलब गुर्बत नहीं है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है। तो गुर्बत बाकी जितने हाँ वो डिफरेंट टर्म्स है। मैं आखिर में कॉन्टेक्शनरी और जो दूसरी पॉलिसी है वो एंड पे मैं दोबारा बात कर दूंगा। ये उसका इतना जिक्र नहीं होना इसमें हमारे लेक्चर में। आयशा इफ्तिखार। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कॉन्टेक्शनरी और दूसरी जो पॉलिसी है ना था कि आखिर बताऊं। इस पे हम आखिर में बात करेंगे। ये था जी इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने बात की। यहाँ पे दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तीन, वो आपको समझना ज़रूरी थी। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। अगर वो आपको समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर प्लीज़ मुझे जीडीपी का बता दें कि जीडीपी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी क्या है? मैं अभी आपको आप सब सना के बाद अब आप क्वेश्चन आखिर में करेंगे हम। इसके बाद ये हम सिचुएशनल एनालिसिस जो है उसमें मैं आपको पाकिस्तान के जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पे बात करूंगा कि कौन कौन से हैं, क्या क्या वैल्यू है उनकी। सबसे पहले जो है वो जीडीपी ग्रोथ, वो जो है वो 2000 फिजिकल ईयर 21 में जो है वो 3.94 थी। जीडीपी का मतलब ये होता है कि आपके एक साल में आपके मुल्क में जितनी भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी एक अमाउंट होगी, उसकी वैल्यू होगी, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये कि वो जितनी आपने ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट कि जितनी आपने गुड्स सर्विसेज लास्ट ईयर प्रोड्यूस की थी आपने कितनी उससे ज़्यादा इस साल प्रोड्यूस की हैं। तो 3.94 का परसेंट का मतलब ये है कि लास्ट ईयर आपने जितनी जीडीपी एब्सोल्यूट टर्म्स में, मैं आपको एब्सोल्यूट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पाकिस्तान की फिजिकल ईयर 2021 में जो है वो 299 बिलियन यूएस डॉलर थी। अब जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये है कि 299 जो लास्ट वाली अमाउंट थी जो कि 260 के करीब थी, या ये आपने कंफर्म कर लेना लास्ट ईयर में कितनी थी, तो उस लास्ट वाली अमाउंट से जो अभी वाला आपने जीडीपी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो उनका जो वो रेशियो थी वो 3.94 थी। उसे जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। जो कि आप किसी भी इकॉनमी का जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इकॉनमीज़ का जो है जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं कौन सी इकॉनमी बेटर परफॉर्म कर रही है, तो जीडीपी वन ऑफ दोज इंडिकेटर्स है। जैसे कि चाइना है, चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट 2 डिकेड से अराउंड 9-10% पे रहा है। तो इसका मतलब ये कि उनकी इकॉनमी 2 डिकेड से इंतहाई फास्ट पेस पे जो है वो तरक्की कर रही है। पाकिस्तान जो है वो 2018 में शायद या 2017 में जो था वो पाकिस्तान की 5.5% थी, अराउंड 5.5%।
फिर 2019 और 2020 में कहीं 2019 या 2020 में से ये माइनस में भी चली गई थी, -4.7%। और अभी जो है इस दो फिजिकल ईयर 2021 में जो है वो 3.94 रही। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंडिकेटर सिचुएशनल एनालिसिस में वो बात करेंगे पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा। ये जो एक साल में हमने 299 बिलियन US डॉलर जो है वो हमने प्रोड्यूस किया, हमारी इकॉनमी ने इतनी चीज़ें सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस की, उनमें से हर एक बंदे का कितना रोल था, वो 1260 US डॉलर 1260। और इस जीडीपी पर कैपिटा से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा डेवलपिंग है। इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज़ जिनकी पॉपुलेशन जीडीपी पर कैपिटा 30,000 से ज़्यादा होगा मोर देन, वो डेवलप्ड होंगे। जिनका इससे कम होगा वो डेवलपिंग होंगे। तो इसका क्या मतलब ये है, इसका क्या मतलब है कि हम जो है वो डेवलप नेशन होने से कोई कोसों दूर है। 1260 पे हम खड़े हैं और अगर डेवलप नेशन कोई होगी तो उसका एक बंदा जीडीपी में जो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी या पर जीडीपी पर कैपिटा होगा वो 30,000 होगा, और हम 1260 पे खड़े हैं। इंडिया जो है वो 2100 अराउंड अराउंड 21, हाँ 2100 डॉलर। अभी मज़े की बात ये है कि 2006 में जो है 2006 से पहले, प्रायर टू 2006, पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा होता था। पाकिस्तान हैज़ मोर जीडीपी। 2006-2007 के बाद फिर इंडिया ने हमें सरपास किया। इसके अलावा हम बात करें डेट टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी रेशो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो जीडीपी है वो अराउंड, मैंने 2021 में 299 बिलियन US डॉलर था। इतने अमाउंट की हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की अपने कंट्री में एक साल में। लेकिन हमारा जो कर्जा है वो इस अमाउंट का 87.6% है फिजिकल ईयर 2021 के मुताबिक। और ये सारी फिगर्स जो है वो मैं कोट कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, आपने ये याद रखना है। इसलिए मैं जनरली जब भी कोई लेक्चर पढ़ाता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि उसकी जो पहली रीडिंग जो आपको दूँ मेरा उस पर अगर कोई चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में है तो मैं वो आपको दिया करता हूँ। ठीक हो गया। तो 87.6 जो है वो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है टैक्स कलेक्शन के हवाले से। वो क्या है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। सर ये 299 बिलियन क्या है? 299 बिलियन हमारा जीडीपी है। मैंने पिछले आपको बताया कि एक साल में जो है वो हमने, जीडीपी होता है कि एक साल के दौरान आपने कितने गुड्स, कितनी प्रोडक्ट्स और कितनी सर्विसेज अपने मुल्क में प्रोड्यूस की, वो आपका जीडीपी होता है। 2020 और 2021 का जो फिजिकल ईयर था उसमें हमने 299 बिलियन US डॉलर की सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस की, इतना हमारा जीडीपी था। ठीक हो गया। उस जीडीपी का जो है फिर मैंने आपको बताया कि डेट टू जीडीपी कितना कर्जा हमारे पे है, वो 87.6% है। ठीक हो गया, समझ गए आप। जी सर। उसके बाद हम बात करें कि लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये वैसे हमने आगे बात करना थी टैक्स वाले सिस्टम में, हम उस पर बात कर लेते हैं। लो टैक्स टू जीडीपी रेशो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो बहुत कम है। जीडीपी अगर हमारा 299 है तो हमारी जो टैक्स की कलेक्शन है उसकी मैं परसेंटेज आपको बता देता हूँ। फिजिकल ईयर 2020 में जो है वो अराउंड 9.6% था। इसका क्या मतलब है कि ये जो हम, हमारा जीडीपी जो है वो 299 है तो उसका सिर्फ 10%, 9.6% हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं।
और मैं कुछ और फिगर्स आपको कोट करता कि अभी मेरे पास के कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो कितना उनका जीडीपी में परसेंटेज होती है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में लिखवा देता हूँ कि हमारा जो है वो कंट्री जनरली जो है वो साउथ एशिया में या दुनिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग लो टू जीडीपी रेशो में आता है। तो मैं आपको फिगर बता दूंगा कौन से कंट्रीज़ में कितनी होती है। ठीक हो गया जी, ये लो टैक्स टू जीडीपी रेशो है। उसके बाद हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात करें। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 2000 फिजिकल ईयर 20-21 में जो है वो 21 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जो कि जो लास्ट ईयर था उसमें ये 19.7 थी और उसमें ये इजाफा होकर जो है वो 21 बिलियन हुआ। फिर पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उन पे बात करें तो वो इंपोर्ट्स हमारी अराउंड 2000 ये फर्स्ट फिजिकल ईयर 2020-21 में हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो थी 43 बिलियन। अभी आपको ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे समझ आएगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जितना ज़्यादा डिफरेंस है उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हो गया जी हमारा 21 अराउंड 21-22 मिलियन 21-22 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट, अच्छा मैं इधर ही बता देता हूँ बजाय इसके, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब आपको मैंने बता दिया इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो रिमिटेंसेज हैं हमारी जो फिजिकल ईयर 2021 में थी वो अराउंड 24 कितनी थी जी 24.8 बिलियन यूएस डॉलर। 24.8 बिलियन यूएस डॉलर्स रिमिटेंसेज हो गए। इंपोर्ट्स हमारी जो थी वो हो गई हमारी 43 पॉइंट, किधर गया मैं फिर भूल जाता हूँ, 40.3 40.3 बिलियन। पहले मैंने क्या लिखा? 40.3 बिलियन है। 43 लिखा है आपने, 43 अभी एग्जैक्ट फिगर जो है वो 40.3 है। पहले अगर मैंने वो गलती से लिखा गया 43। और हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स हमारी वो हमारी हो गई अराउंड 21 बिलियन। अभी आपको समझ आएगा कि क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट आप अब माइनस करेंगे एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स को, वो सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट्स प्लस रिमिटेंसेस को ऐड करेंगे। अभी चूंकि मेरे पास फिगर नहीं है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की, तो अभी मैं सिर्फ एक रफ सा आइडिया आपको दूंगा। उसमें से जो है वो इंपोर्ट्स को निकालेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन ख़त्म हो गया, या करंट अकाउंट कुछ ऐसा टाइम भी आया कुछ मंथ्स में जब हम सरप्लस में थे, तब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस पे चला गया। सरप्लस का क्या मतलब है कि हमारे जो फ्लोज आ रहे थे इकॉनमी में वो ज़्यादा थे, जो हमारे डॉलर्स जा रहे थे वो कम थे। ठीक हो गया। ये थे जी मेजर इंडिकेटर्स इकॉनमी के। उसके अलावा अगर कुछ और आएंगे तो हम दरमियान में बात करते रहेंगे, या आपको कुछ कि हम जो हमने बात की कि हमारी इकॉनमी के मेजर इंडिकेटर्स क्या हैं, या कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है उसको जज किया जाता है कि वो कैसी परफॉर्म कर रही है, अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। ठीक हो गया। अभी हम जो है पाकिस्तान की मसाइल बात कर लेते हैं।
मसाइल बहुत सारे हैं, हम जो है उनमें से चंद पे ज़्यादा जोर देंगे इस वक्त। जो है वो आप बाकी जितने भी हैं वो लिस्ट डाउन बाद में अपनी रिसर्च में कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि उनको लिखूं जिनको मैं अभी इस लेक्चर में थोड़े से टाइम में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो इतना कम है कि हमारी जो गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो मैच नहीं कर पाते हैं। मतलब जब गवर्नमेंट के पास जो हैं वो रेवेन्यूज़ कम आएंगे। सर ये आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं? उस पर मैं बात करता हूँ आगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे। रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स जो होंगे, रेवेन्यूज़ आपके कम होंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, फिस्कल डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट होगा तो क्या मतलब है, गवर्नमेंट को वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मैचअप करने के लिए बारो करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। डेट लेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, आपकी इकॉनमी की जो रुपी है वो डीवैल्यू होगी, और उसके अलावा जितने भी आपके जितने टैक्स टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ती जाएगी, और इस तरह करके वो सारे आप लिख सकते हैं इसमें। तो हमारे पास जो है वो पहला इकॉनमी का मसला क्या है कि हम टैक्स बहुत कम कलेक्ट करते हैं। अब टैक्स में क्या मसाइल हैं, को किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है वो मैं आगे बात करता हूँ, उसके लिए सेपरेट हमने सेक्शन रखा हुआ है। दूसरी बात क्या है, दूसरा मसला हमारा इकॉनमी का क्या है कि वी हैव इम्पोर्ट लेड इकॉनमी या इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी। हमारे पास अपनी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने की नहीं। हमारी जो इंडस्ट्री है वो अभी तक जो है वो सालों में हम सेम कमोडिटीज़ टू सेम मार्केट्स, अब भी हम वही एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं वो कमोडिटीज़ में? अभी तक जो है वो हमारा लेदर, कॉटन प्लस टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल, और उसके अलावा क्या आता है तीसरी एक फार्मास्यूटिकल्स है सर, फार्मास्यूटिकल्स। स्पोर्ट्स गुड्स। मैं उन तीन जो मेजर हैं जो कि हमारी इकॉनमी जो एक्सपोर्ट का 70% होती हैं, एक मिनट लेट मी कंफर्म कि वो तीन कौन सी हैं, वो हम अभी तक भी वही कर रहे होते हैं। यस, कॉटन प्रोडक्ट्स, राइस एंड लेदर। हमारी एक्सपोर्ट्स अब भी 70% ऑफ अर्निंग जो हैं वो इन्हीं कमोडिटीज़ से, जो कि हम साल पहले कर रहे होते थे, और अब भी, और उन्हीं मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। बहुत कम हमने अपनी एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया। तो ये मसाले हैं, इस पर भी मैं आगे डिटेल्स में बात करूँगा कि हमारी वो इनफॉर्मल इकॉनमी। इनफॉर्मल इकॉनमी का क्या मतलब होता है? इनफॉर्मल इकॉनमी का ये मतलब है कि गवर्नमेंट को जो आपके कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसका उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब तक जो है वो कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, बिजनेसेस जो होंगे वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू नहीं होंगे, गवर्नमेंट के पास नहीं रिकॉर्ड होगा। आप जो है वो कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप पे करते हैं जी कैश में, और उस कैश का जो है वो आपको कोई रसीद, कुछ कुछ चीज़ कहाँ जिस पे आप ख़रीद रहे होते हैं आपको कुछ नहीं देता है। इसका मतलब ये कि आपने जो ट्रांजैक्शन की, आपने जो ख़रीदा या जिसको बेचा, गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। या इसके अलावा अगर आप कोई मज़दूर लेके आते हैं, कुछ भी काम करने, जैसे हमारी लेबर मार्केट है, तो उस मज़दूर का जो आप उसके पे करेंगे या उसको एम्प्लॉय करेंगे, जनरली ऐसा बहुत सारी हमारी मार्केट्स में होता है, जैसे होल सेल मार्केट्स, रिटेलर मार्केट्स,
उनमें जो है वो गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि कौन सा एम्प्लॉयर कौन से एम्प्लॉयर ने किसको एम्प्लॉय किया, कितने टाइम के लिए किया, उसको कितना पे किया। ये सारी जो ट्रांजैक्शन है, या जैसे एक और एग्जांपल इनफॉर्मल इकॉनमी की दी जाती है जी, कि जो हमारी ये जो कि हमारे एफ में भी बड़े मसाइल बने कि जो हमारे जो मदरसाज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो चंदा कलेक्ट करती हैं, तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो भी बड़ी इनफॉर्मल तरीके से होता है। तो जितनी ट्रांजैक्शन जिनका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होगा, जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं होंगी, जिनकी कोई रसीदें नहीं होंगी, वो सारी इनफॉर्मल इकॉनमी होगी। और उसके लिए एक स्टैट कोट की जाती है कि हमारी इकॉनमी का अराउंड 35%, इसके लिए वैसे डिफरेंट स्टैट्स हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से कोट करते हैं। मैं जिसको कोट कर रहा हूँ वो कह रहा है कि 35% ऑफ इकॉनमी जो है वो हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मैं हमेशा आपको इजी टर्म्स में इसलिए बताऊंगा कि आपकी वो चीज़ें माइंड में रहे। हमारा जीडीपी जो है वो 299 है, 299 2020-21 के मुताबिक। उसका 35% जो है उसका गवर्नमेंट के उस ट्रांजैक्शन का गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल नहीं है। वैसे जो ये 299 है, इसका मतलब ये है कि ये 299 की जितनी फिगर है ये डॉक्यूमेंटेड है, इसके पास गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। 35 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अलावा जो 35% है, अगर ये 35% भी 299 का 35% निकालेंगे तो वो बनेगा कोई फॉर एग्जांपल 100 बिलियन US डॉलर। तो ये अगर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड होता, ये फॉर्मलाइज डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती, तो इसका मतलब ये कि हमारी इकॉनमी 400 बिलियन US डॉलर जीडीपी होता। गवर्नमेंट जो है वो 400 बिलियन US डॉलर पे टैक्स कलेक्ट करती, रेवेन्यूज ज़्यादा होते, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ज़्यादा होते और हमारी इकॉनमी बेहतर होती। समझ गए आप? उसके अलावा इस पे भी वैसे मैं आगे डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वहीं पे आपको इसके फैक्टर्स बताऊँ क्यों हमारे इनफॉर्मल इकॉनमी है, कि क्यों लोग डॉक्यूमेंट नहीं करवाते हैं, हुकूमत को क्या मसाइल हैं, ये हम बाद में बात करते हैं। चौथा जो है हमारी इकॉनमी का एक और सबसे बड़ा मसला वो ये कि हमारा कोई ब्रॉड कंसेंसस नहीं है। हमारी इकॉनमी में, हमारे कंट्री में जो है वो किन चीज़ों पे एक ब्रॉड कंसेंसस है, वो हमने पहले भी बात की थी, हमने नैरेटिव बिल्ड कर लिया हुआ है टेररिज्म पे। हर पॉलिसी मेकर, हर पब्लिक का बंदा, हर सिविल सोसाइटी का बंदा वो कहता है कि टेररिज्म हमारे लिए ख़तरनाक है, हमने इसको डिफीट करना है, जो मर्जी हो जाए। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो कश्मीर का हमें पता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ब्रॉड कंसेंसस है कि हमने किन लाइंस पे जो है वो कश्मीर को डिफेंड करना है, किस तरह से हमने गोल को परसू करना है। तो जितनी गवर्नमेंट चेंज होती जाएंगी लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के हवाले से जो है कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसराइल की बात करें, इसराइल के उसको उसके साथ किस तरह से रिलेशन हमने तय करने हैं, उसको किस तरह से लेकर चलना है, हमारी बाय पार्टीजन कंसेंसस है हमारी। हमने एक एजेंडा, हमने एक आपस में जो भी गवर्नमेंट आएगी सबको पता है कि इसराइल को जो है वो तस्लीम नहीं कर सकते, उनके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी हो सकती है लेकिन कोई उसको तस्लीम नहीं कर सकता। इसी तरह चाइना के साथ रिलेशन, आप जितना भी हमने एक ब्रॉडर इकोनॉमिक कंसेंसस, ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप कर लिया हुआ है कुछ एजेंडाज पे, लेकिन हमने इकोनॉमिक एजेंडा पे कभी कोई ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप नहीं किया। इसी वजह से क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट आती है वो प्राइवेटाइजेशन करने लगती है। कोई ऐसी स्पेशल स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, SCO जिसे कहते हैं, वो अगर गवर्नमेंट को जो है वो नुकसान दे रही है, उसको गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे, बहुत सारे बिलियन जो है हर साल देना पड़ते हैं, और गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको प्राइवेटाइज़ करें ताकि वो उसमें जो है वो मसाइल हैं वो कम हो जाएं, उसको गवर्नमेंट को कम पैसे देना पड़े, तो उस पर फिर क्या होता है प्राइवेटाइज। तो अगर ब्रॉड कंसेंसस नहीं है तो फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट कर रही होती है, करना चाह रही होती है, अपोजिशन उसको रोक रही होती है। अपोजिशन कहेगी नहीं, ये तो बहुत सारे इससे मसाइल होंगे, ये होगा, ये होगा, जितना भी हमारा ब्रॉड कंसेंसस नहीं है। ये मैं एक इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, उसके अलावा एग्रीकल्चर पे बात कर लें
एग्रीकल्चर एक और चीज़ है, इस पर हमारा ब्रॉड कंसेंसस नहीं है। हमने कौन सी फसल को कितनी सब्सिडीज़ देनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है या नहीं, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एनर्जी सेक्टर फॉर एग्जांपल, ये सारे इकॉनमी के डिफरेंट फेसेट्स हैं। एनर्जी हो गया, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर, सब में। एनर्जी सेक्टर में हमें नहीं पता कि हमने सर्कुलर डेट को कैसे ख़त्म करना है। जब तक एक ब्रॉडर कंसेंसस नहीं होगा डिफरेंट पार्टीज़ में, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तो वो जो होगा वो किसी इस तरह एक ख़ास कोर एजेंडा पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी नहीं बना सकेंगे। और हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला ये रहा है। इसी से एक बात आपने सर बहुत टेररिज्म के साथ क्वेश्चन एंड पे आखिरी जो है एक और हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे। हमारी इकॉनमी का जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसे आपने अक्सर पढ़ा होगा, उसे कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल। बूम एंड बस्ट साइकिल हमारी इकॉनमी इसमें घिरी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कुछ साल जो है फॉर सम ईयर्स हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, वी हैव 5 to 6% ग्रोथ पे चली जाती है इकॉनमी। फिर क्या होता है? क्योंकि उससे वो इकॉनमी जो ग्रोथ होती है वो इंपोर्ट लेड होती है, वो स्टेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बेस पे नहीं होती है, क्योंकि हमारी तो इंडस्ट्री है नहीं है। फिर क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती, साथ हमारे उसके बढ़ता है करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का डिफरेंस और रिमिटेंसेस का, साथ बढ़ता है उसका फिस्कल डेफिसिट, और साथ बढ़ती है इन्फ्लेशन। इन सब को कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? अपनी ग्रोथ को खींच के नीचे लाना पड़ता है 1, 2, 3% पे, जैसा कि पीटीआई गवर्नमेंट ने किया। और फिर जो पहले बूम पे जा रही थी, अचानक से वही इकॉनमी बस्ट होके 1.23% ग्रोथ पे आ जाती है, क्योंकि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको हम नहीं कंट्रोल कर पाते। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में यही चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको बताया, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसमें आप उस इन्फ्लेशन को कर लें, जीडीपी। ये इंडिकेटर्स आपके, उनको गवर्नमेंट जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, बढ़ता जाता है फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है। गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ता है? आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। आईएमएफ जो है वो अगेन आपकी इकॉनमी में स्टेबलाइजेशन के लिए प्रोग्राम लाती है, और आपकी ग्रोथ जो है ना वो गिर के नीचे 1.2 1.3% पे 2-3% पे आ जाती है। ये साइकिल समझ आया आप सबको? एक दो बताएं। नो सर, काइंडली रिपीट कर दे सर। सर रिपीट कर दें। मैं दोबारा बताता हूँ। बूम एंड बस्ट साइकिल का मतलब ये ग्रोथ जो होती है, रिपीट कर दें भाई, रिपीट करने की जो कर। मैं बताता हूँ। मैं आपको बताया था मैंने कि जब आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही होती है तो उस पे जो आपकी इकॉनमी के पे प्रेशर पड़ रहे होते हैं। अगर आपकी इंपोर्ट जो होगी, आपकी इकॉनमी इंपोर्ट लेड होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ रही होंगी, आपकी इकॉनमी ग्रोथ जो होगी वो, उससे आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन, ये बढ़ते जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब? आपको समझाया था कि इंपोर्ट्स आपकी ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, उस और जो रिमिटेंसेज हैं उन सब का बैलेंस मिला के जो आपकी अमाउंट आपके अंदर, जो आपके कंट्री के अंदर जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम आ रहे होंगे, जहाँ ज़्यादा रहेंगे, फ्लो ज़्यादा हो रहा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। और उससे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट से ही आपकी करेंसी पे फर्क पड़ता है, करेंसी डी वैल्यू होती है। और करेंसी डी वैल्यू का मतलब होता है इन्फ्लेशन, करेंसी डी वैल्यू।
ठीक हो गया। अब ये आपके इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं रहे हैं अपनी इकॉनमी को, और उसकी स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा अपनी इकॉनमी को, जो है वो पहले ग्रोथ जो है 5.6 पे चल रही थी, उसको स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम जो कि आईएमएफ का होता है उसको उठा के लेके आ जाएगा। मैं यहाँ कैसे लिखूँ, यहाँ पे आईएमएफ का जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है वो आएगा, जैसा कि हमने अभी लोन लिया, वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो जो उसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देगा, मनी की सर्कुलेशन कम हो जाएगी, और इस तरह करके आपकी जो इकॉनमी जो है वो पहले 5.6 इस तरह करके ग्रोथ पे चल रही थी, वो अचानक से गिर के नीचे बस्ट होके 1-2-3% पे आ जाएगी। और जितनी अच्छा जो आपकी ग्रोथ है उसका आपकी एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत रोल है। आप मैं इसको और आसान, अब वक्त है ना आज सबके पास? बिल्कुल सर। बस ठीक है, फिर आज लगे रहें। ग्रोथ जो है ना उसका दो तरह, जब आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि ग्रोथ होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसको मैं दोबारा से डाइसेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, कि आपका जीडीपी ग्रोथ जो है, और जीडीपी की अमाउंट वो 299% है, ठीक हो गया, एक इस साल में। और अब आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है 5% के हिसाब से, एक सिनेरियो में 5% पे ग्रो करेगी तो वो $350 बिलियन, मैं वैसे ही एक्सपोज कर रहा हूँ कि इस अमाउंट पे चले जाएगी, एग्जैक्ट ये शायद ना हो 5% पे। एक इकॉनमी आपकी करेगी 2% पे ग्रो, 2% पे ग्रो करने का मतलब ये है कि 299 जो लास्ट ईयर में था वो अब होगा 310 या 315 बिलियन US डॉलर, ठीक हो गया। इतनी आपने 5% ग्रोथ पे इतनी अमाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, 2% पे आपने इतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। तो इसका मतलब ये है कि जब 5% होगा, इसका मतलब है आपकी कंट्री में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। और ज़्यादा एक्टिविटी का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट भी, ज़्यादा लोगों ने को एम्प्लॉयमेंट मिली। ये पॉइंट समझ आ गया? जी भाई। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यस वो सर। उसके अगला जो, अब ये जो उसका कंपैरिजन होगा, अब इससे करेंगे, जिसका मतलब ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। और इसको मैं लिंक करूँगा आपको, जो मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ का लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो जिस हवाले से ग्रोथ चल रही है, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को 2 मिलियन पर एनम जो है जॉब्स क्रिएट करनी है, और उसके लिए 9% जीडीपी ग्रोथ चाहिए। और ये किसकी रिपोर्ट है? प्लानिंग कमीशन की। इसका मतलब ये कि ग्रोथ का जो ताल्लुक है वो आपकी जीडीपी, आपकी एम्प्लॉयमेंट से, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, और साथ ही ग्रोथ का लिंक है इन्फ्लेशन के साथ। कैसे लिंक्ड है इसको मैं और ज़्यादा बल्कि इधर ही करता हूँ। इन्फ्लेशन के लिए अब ग्रोथ या जीडीपी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। उन गुड्स और सर्विसेज में जो है वो कौन सी चीज़ें आती हैं, या आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे या इंपोर्ट कर रहे होंगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक कंजप्शन हो रही होगी, ठीक हो गया। यही 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती हैं। अब डोमेस्टिक कंजप्शन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब आपकी इकॉनमी जो गुड्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं आप अपने कंट्री में, या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें जो मेजर वैल्यू है वो इंपोर्ट की है,
आप ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और कम चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपका जो है वो आपके कंट्री से डॉलर्स फ्लो हो रहे हैं, मनी जा रही है, और आपका कंट्री जो है वो उन इंडस्ट्रियल लाइंस पे इस्टेब्लिश नहीं है कि आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट्स कम हो। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगेन जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और साथ ही जो है आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का लिंक इससे है। इन्फ्लेशन का लिंक जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स है, और उनमें से एक फैक्टर ये है कि जब आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो आपकी रुपी जो है वो डी वैल्यू होगी और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक हो गया? होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। सर अगर ग्रोथ रेट कम होगा तो ये हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी ना? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ग्रोथ रेट से उनका डायरेक्टली उस तरह से रिलेशन नहीं है, आपने फिर गलत परसीव किया। मैं दोबारा से बताऊँ, इंपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट्स होंगी या एक्सपोर्ट्स होंगी या डोमेस्टिक कंजप्शन होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है हमारे साथ एक कंट्री में, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मिल के बाद में ये 299 बिलियन यूएस डॉलर की अमाउंट में कुछ ना एक फिगर बन जाएगी। ठीक हो गया? अब इस फिगर में अगर आपकी ग्रोथ कम होगी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ग्रोथ कम क्यों होती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है एक तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो, लेस ग्रोथ कैसे होगी, ये आप आईएमएफ के प्रोग्राम से देख सकते हैं कि लेस ग्रोथ जब आप जो हैं वो इंटरेस्ट रेट आपका हाई होगा, जब आपका जो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ नहीं देगी, जब आपकी रुपी जो है वो डी वैल्यू होगी, उसके अलावा और क्या होगा उसमें, आईएमएफ की जितनी भी कंडीशनैलिटीज़ हैं आप उसमें ये सारी इंक्लूड करके उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ में आती हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है ताकि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सके। सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, मैंने ट्राई किया कि आपको ये चीज़ें पहले बता दूं ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन एटसेट्रा, और भी इसमें आता है। ठीक हो गया? ये जी हाँ, अभी जो है